इस देश के बहुजन समाज के 85% लोगों को इनको किताब और कलम से वंचित किया गया है, इनको सम्मान से वंचित किया गया है, इनको न्याय से वंचित किया गया है। ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, ये खेत खलियान पर नहीं बैठ सकते हैं, ये दुकान नहीं खोल सकते हैं, ये स्कूल नहीं खोल सकते हैं, ये जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। देश की गरीब जनता को, फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति को, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को हमारी गरीबी के कारण, हमारी नासमझी के कारण हम अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पाते। भारत के कोने कोने में बहुजन समाज के दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, सिख भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ जहां भी अत्याचार हुआ, मां बहन बेटियों की अस्मतें लूटी गई, युवकों की हत्या की गई, बच्चों को घड़ा पे हाथ रखने पर मारा गया, नौजवानों को मूछ रखने पर मारा गया, बड़े पैमाने पर अन्य अत्याचार पूरे देश के अंदर बढ़ा। तो इस बढ़ते हुए अन्य अत्याचार को रोकने के लिए हमारे बीच में सहारनपुर की मिट्टी में पैदा होकर एक तेज तर्रार युवा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आया, जिन्होंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बनाकर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों में एक नई उम्मीद पैदा की, जोश पैदा किया और एहसास कराया कि हम भी इस देश के अंदर शासक कौम बनकर रहेंगे, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। ऐसे अपने प्रिय नेता को मैं इस मंच से हजारों बार सम्मान देता हूं। हमारे मंच पर बैठे हैं हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री, इस मंडल के प्रभारी बड़े भाई श्याम प्रकाश बोधी जी, हमारे मंडल के प्रभारी हमारे छोटे भाई विक्की आजाद जी, हमारे उत्तर प्रदेश कोर कमेटी में सम्मानित सदस्य। हमें आज ये सोचना है कि आज बाबा साहब की धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर जी का 127वां जन्मदिन हम लोग क्यों याद कर रहे हैं। रमाबाई अंबेडकर जी ने क्या त्याग किया, उनकी भूमिका हमारे देश के लिए, बहुजन समाज के लिए क्या रही। तो मैं माता और बहनों को, अपने बुजुर्गों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में हजारों साल तक जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें हम बहुजन समाज के 85% लोगों को यह कहा गया और ग्रंथों में लिखा गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात हमको ढोल के समान माना गया, हमको जानवर के समान माना गया, हमको कहा गया कि जैसे ढोल को मारपीट करके, जानवर को मारपीट करके उनसे काम लिया जाता है, ऐसे ही स्त्रियों से और ये बहुजन समाज के लोगों से जब तक इनको मारेंगे पीटेंगे नहीं, इनसे काम नहीं लिया जा सकता है। ऐसी सोच रखने वाले चंद मुट्ठीभर लोग जो इस देश के अंदर भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो इस देश के अंदर मनुस्मृति को मानते हैं, क्योंकि मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जिसमें जातवाद है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें विषमता है, जिसमें असमानता है, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति के साथ नफरत है, घृणा है, द्वेष भाव है। ऐसे मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने इस देश के अंदर हम मानवतावादी दृष्टिकोण वाले लोगों को, 100 में से 85% लोगों को जानवर से बदतर बताया और हमारे बारे में कहा गया कि इनको मारो पीटो, इनसे काम लो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, ऐसी व्यवस्था से हम लोगों को निकालने के लिए हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महान पुरुषों ने जन्म लिया। संत गुरु महान पुरुषों के संघर्ष को आगे बढ़ाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब यह ज्ञान हुआ 1912 में पढ़ने लिखने के बाद कि इस देश के अंदर हमारे 85% बहुजन समाज के लोगों को जानवर से बदतर, ढोल से बदतर कहा गया है, हमारे बारे में कहा गया है, लिखा गया है, इनसे मारपीट के काम लो, तो बाबा साहब को ये बातें अच्छी नहीं लगी। यहां तक कि हम लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए,
कि ये बहुजन समाज के 100 में से 85% लोग, 85% कौन है? 85% लोगों की 6,743 जातियां बना दी गई। हर जिले के अंदर 20-25 जातियों को हमारे लोग जानते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं पाल, प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, साक, सैनी, मौर, जाटव, कटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, गुर्जर, लोधी, यादव, जाट, ऐसी तमाम जातियां जो 6,743 हैं। इन जातियों में बहुजन समाज के हम लोगों को बांटकर, छोटा बड़ा बताकर हमें लड़ाया गया। हमको हजारों साल तक किताब और कलम से वंचित किया गया। हजारों साल तक हमको सम्मान से वंचित किया गया। हजारों साल तक हमारी मां बहन बेटियों को रंगीन साड़ी पहनने से रोका गया। हमारी मां बहन बेटियों को आभूषण पहनने से रोका गया। हमारी मां बहन बेटियों को श्रृंगार करने से रोका गया। हमारी मां बहन बेटियों को भी पढ़ने से रोका गया। हमारी मां बहन बेटियों को पुरुषों से दूर रखा गया कि जो पुरुष काम कर सकते हैं वो मां बहन बेटी नहीं करेंगी। इस प्रकार की जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था थी, इसके खिलाफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष प्रारंभ किया। उनके संघर्ष काल में उन्होंने लंदन में जाके पढ़ाई की, जर्मन में जाके पढ़ाई की, अमेरिका में जाके पढ़ाई की, और पढ़ते पढ़ते वे अपना ज्ञान भी अर्जित करते रहे और इस गैर बराबरी की जो जातवाद वाली व्यवस्था थी, इसके खिलाफ संघर्ष भी करते रहे। उन्होंने जब देखा कि हमारे लोगों को तालाब से भी पानी पीने में रोका जाता है, जिन तालाबों में जानवर पानी पीते हैं उन तालाबों में मनुष्यों को पानी पीने से रोका जाता है, और ये व्यवस्था बना दी गई कि कोई भी जनरल कास्ट का व्यक्ति हमें जब तक पानी नहीं देगा तब तक हम प्यासे रहेंगे, चाहे हम मर जाएं। इस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करूंगा। उन्होंने बाहर तालाब सत्याग्रह के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लोगों से कहा, चलो मेरे साथ, मैं आगे आगे चल रहा हूं, आप पीछे पीछे आओ और देखते हैं हमें कौन रोकता है। उन्होंने तालाब में जैसे ही हाथ डाले तो पेशवा लोगों ने, उस समय के जो गैर बराबरी की मानसिकता के लोग थे, जो संविधान के विरोधी थे, जो मनुवादी व्यवस्था को मानते थे, उन लोगों ने बाबा साहब के ऊपर लाठीचार्ज किया। बाबा साहब रुके नहीं, उन्होंने दूसरा आंदोलन किया, काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन। आज देखिए, हम लोग सड़क बनाते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं, हम लोग मूर्तियों को छेनी हथौड़े से छांट छांट के उसका आकार देते हैं, हमारे लोग ही उसमें पेंटिंग करते हैं, हमारे लोग भी उसमें दरवाजे लगाते हैं, हमारे लोग ही उसके लिए फूलों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब मंदिर बनके तैयार हो जाता है तो ये जातवादी वाले लोग हमारे लोगों से कहते हैं कि आप मंदिर में नहीं आओगे। इस प्रकार की गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काला राम मंदिर प्रवेश के नाम से आंदोलन किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से, समता सैनिक दल के नाम से हम लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया, और समय समय पर हम लोगों को ज्ञान मिले, हमें गुलामी का एहसास हो कि हम शूद्र हैं, कैसे हैं, हमें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने किताबें लिखी, शूद्रों का खोज। उन्होंने किताबें लिखी, शूद्र कौन और कैसे। उन्होंने किताबें लिखी, जाति भेद का उच्छेद। उन्होंने किताबें लिखी, पुनः पेट। उन्होंने समय समय पर पत्रिकाएं चलाई, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, समानता, जनता। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका घर परिवार से ध्यान हट गया था, लेकिन रमाबाई अंबेडकर जी ये समझ चुकी थी कि मेरे पति पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उनको परेशान नहीं करूंगी। इस घर की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेती हूं, मैं इन बच्चों को पालूंगी। रमाबाई अंबेडकर जी का पूरा इतिहास संघर्ष से भरा पड़ा। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को खाना देने के लिए, बच्चों को कपड़ा पहनाने के लिए वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कभी कुछ नहीं मांगती थी,
बल्कि स्वयं मेहनत करती थी। ईंधन कन्ना बांट के, गोबर लेके, कंडे थापना, जंगल में जाके लकड़ी काट के लकड़ी बेचना, तमाम प्रकार की उन्होंने मजदूरी की, मुसीबतें झेली, कष्ट झेले। लेकिन इसने महान पुरुष को, जो उनके पति थे, उनको उन्होंने नहीं बताया कि बाबा साहब, आप जर्मन में जाके संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं, लंदन में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को मैं कैसे पालूं? उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आप सोचिए, यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रमाबाई अंबेडकर जी घर में उलझा देती कि बच्चों को पालो, बच्चों को देखो, तो आज हमारी लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों को आज इतने मान सम्मान के साथ अपनी बात अब रख रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान नहीं मिल पाता। बाबा साहब इस देश की गरीब जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रमाबाई अंबेडकर अपने बच्चों को पाल रही थी, मेहनत कर रही थी, कंडे थाप रही थी, जंगल से लकड़ी काट के बेच रही थी। उनके बच्चों को समय समय पर खाना नहीं मिला, भूख प्यास की वजह से एक एक करके 4 बच्चे खत्म हो गए। एक एक करके 4 बच्चे खत्म हो गए। मेरी माता और बहनों, आपको उनसे सीखना चाहिए। रमाबाई अंबेडकर जी ने उन बच्चों को पाला, बड़ा किया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाया, समय पर दूध नहीं मिल पाया, समय पर खाना नहीं मिल पाया, तो भूख प्यास से तड़पते तड़पते, बीमार होते होते बच्चे चले गए। हमें कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए। हे कुदरत, तूने रमाबाई अंबेडकर जैसी वीरांगना महिला, जिनका हम कितना भी सम्मान करें फिर भी कम है, हमारे बीच में भेजी। उनकी बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख कर अपने दुख दर्द की बात कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं ऐसी वीरांगना रमाबाई अंबेडकर जी को कोट कोट नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, लगातार संघर्ष करते रहे। आजादी के बाद जब उनको इस देश के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी मिली, तब उन्होंने भारत के संविधान में सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए बराबरी की बात की। अनुच्छेद 340 की धारा 15(4) 16(4) में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि जिन लोगों को हजारों साल से आर्थिक रूप से कमजोर किया गया है, शैक्षिक रूप से कमजोर किया गया है, सामाजिक रूप से कमजोर किया गया है, ऐसे लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के सहारे हम लोग सरकार के स्कूल में फ्री में पढ़े। मैं भी फ्री में पढ़ा और मेरी उम्र के सभी लोग सरकार के स्कूल में फ्री में पढ़े। बाबा साहब ने यह अधिकार हमें दिया। सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की, सरकार आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत के नागरिकों को फ्री में शिक्षा देंगे। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि भारत के नागरिकों को बीमार होने पर उसका इलाज फ्री में करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। बाबा साहब ने संविधान में यह अधिकार हमको दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के गांव बस्ती मोहल्ले के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। बाबा साहब ने हमको प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार दिए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान भारत के राष्ट्रपति जी को दिया, जब संविधान भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया, तब उन्होंने कहा कि आज के बाद इस देश के अंदर ये भारत का संविधान लागू हो जाएगा, ये राज लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाएगा, अर्थात इस देश पर गरीब अमीर किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सबका हक होगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब इस देश के अंदर जो सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा यदि ईमानदारी से संविधान के अनुसार
सरकार काम करेगी तो 10 साल के अंदर मैंने इसमें जो अधिकार दिए हैं गरीबों को, जब सरकार इन अधिकारों के अनुसार गरीबों को सुविधाएं देगी तो सुविधाएं ले लेके गरीब 10 साल में इस देश के अंदर खुश होते हुए नजर आएंगे, प्रगति की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे, गरीबों की सुरक्षा होती हुई नजर आएगी, गरीब गुलामी से मुक्ति हो जाएंगे, गरीबों को कोई जात और धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर मारेगा पीटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें लिख दिया है कोई किसी को मारेगा पीटेगा तो सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, बाबा साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे शक है कि संविधान को लागू करने वाले सरकार में बैठे हुए लोग यदि संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बेकार हो जाएगा। आज संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। आप देखिए 75 साल के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो शक था वो सच के रूप में दिखाई दे रहा है। आज भी जातिवाद के आधार पर हम लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, अन्याय होता है। आज भी जातवाद के आधार पर थाने चौकी से हम लोगों को अन्याय करके फटकार करके भगा दिया जाता है। आज भी हमारे लोग गांव देहात में बड़े जमींदारों के यहां काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बाग बगीचों में काम करते हैं, उनका अपमान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको मजदूरी मांगने पर धक्के देके भगाया जाता है। आज भी हमारे लोगों को कारखाने फैक्ट्रियों में काम करने पर वहां के जो मालिक हैं मनुवादी लोग, उनसे तू तड़ाक बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटा काम लेते हैं। आज 75 साल की आजादी के संविधान लागू होने के बाद संविधान के अनुसार सरकारों ने काम नहीं किया। इसी वजह के कारण शहर के प्रत्येक चौराहे पर हमारे लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांग रहे हैं। हमारे लोग फुटपाथों पर पड़े हैं, रेलवे लाइनों के किनारे, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, पोखरों के किनारे, तालाबों के किनारे, सड़कों के किनारे टाट पट्टी डाल डालकर 20 करोड़ लोग इस देश के अंदर, ये सरकार का आंकड़ा है, बिना मकान के रह रहे। जैसे कुत्ती बिल्ली सोते हैं खुले में, आकाश में, आसमान में, ऐसे ही इंसान सो रहे हैं। जबकि भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या प्रावधान किया है कि सरकार की जिम्मेदारी है भारत के नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा। ना रोटी मिल रही है, ना मकान मिल रहा है, ना कपड़ा मिल रहा है। फुटपाथ पर 20 करोड़ लोग पड़े हुए हैं। ये बाबा साहब जानते थे ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा था, हे मेरे लोगों, मेरे गरीब कमजोर मजलूम भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे सिख मुस्लिम भाइयों, यदि आप सम्मान चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, रोटी कपड़ा मकान चाहते हो, तो मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया। बाबा साहब ने अंग्रेजों के समय लंदन में जाके 1930, 31, 32 3 बार गए और अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों, भारत छोड़ने से पहले इस देश के बहुजन समाज के 85% लोगों को ऐसे अधिकार देकर जाओ जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बाबा साहब ने सारी बातें अंग्रेजों के सामने रखी। इनको किताब और कलम से वंचित किया गया है, इनको सम्मान से वंचित किया गया है, इनको न्याय से वंचित किया गया है। ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, ये खेत खलिहान पर नहीं बैठ सकते हैं, ये दुकान नहीं खोल सकते हैं, ये स्कूल नहीं खोल सकते हैं, ये जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे अधिकार दीजिए जिससे अपने पैरों पर खड़ा हो, मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिए। तो बाबा साहब के संघर्ष से इस देश के अंदर हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। वोट का मतलब अपना राजा बनाने का अधिकार मिला। देश की गरीब जनता को, फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति को, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को अपना विधायक बनाने का अधिकार मिला, अपना सांसद बनाने का अधिकार मिला, अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार मिला। विधायक का मतलब क्षेत्र का राजा, सांसद का मतलब क्षेत्र का राजा,
मुख्यमंत्री का मतलब प्रदेश का राजा, प्रधानमंत्री का मतलब देश का राजा। जो राजा पहले लड़ाई लड़कर बनते थे, कमजोरों को मार पीट के कब्जा करते थे, वो व्यवस्था बदल दी और वोट के माध्यम से राजा बनने का अधिकार बाबा साहब हमको दिलाकर गए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमारी गरीबी के कारण, हमारी नासमझी के कारण हम अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पाए। हमने अपना वोट अपने गांव के मुखिया के कहने से, बड़े लोगों के कहने से, जमींदारों के कहने से, क्योंकि हमारे लोग उन्हीं के ऊपर निर्भर थे, उन्हीं के खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बगीचों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के कहने से हम लोग वोट देते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जानते थे कि ये ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई। यदि हम लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बना लें, अपना नेता बना लें, अपनी पार्टी बना लें, अपनी पार्टी के लोगों को विधायक बना लें, अपनी पार्टी के लोगों को सांसद बना लें, तो इस देश की सत्ता गरीबों के हाथ में होगी। और बाबा साहब का यह मानना था, जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं वो लोग करते हैं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा साहब ने इसकी शुरुआत की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह हाथी, नीला झंडा। बाबा साहब पूरे देश के अंदर उस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी बीच में बीमार होके बाबा साहब हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को विदा हो गए। उस पार्टी को चलाने वाले लोग सन 72 तक उस पार्टी को चलाते रहे। सन 72 तक रिपब्लिकन पार्टी के नेता उस पार्टी को चलाते रहे। कांग्रेस के लोग उनके पीछे शुरू से लगे रहे। सन 52 से लेकर 72 तक 4 बार चुनाव लोकसभा के हुए, बीच बीच में विधानसभाओं के हुए। हर चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने यह देखा, यदि इस पार्टी को नहीं रोका तो यह पार्टी पूरे देश के अंदर शासक पार्टी बन सकती है। क्योंकि उस पार्टी से आगरा में 5 विधायक जीते, हाथरस में जीते, अलीगढ़ में जीते, गाजियाबाद में एमपी जीते, 18 एमपी आरपीआई के जीते थे। आरपीआई का प्रभाव वाला क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और आपका दक्षिण भारत, पंजाब से लेकर उत्तर भारत तक 75% देश आरपीआई के अंदर बड़े पैमाने पर आस्था और निष्ठा रखने लगा। लोग तैयार हो गए, खड़े हो गए, नीले झंडे की शान पूरे देश के अंदर फैलने लगी। लेकिन कांग्रेस के मनुवादी लोगों ने हमारे आरपीआई के नेताओं को आगे बढ़ने से रोका। समय समय पर उनको लालची बनाया, उनके अंदर लालच पैदा किया, उनसे पैक्ट कर करके उस पार्टी को बड़ी पार्टी से छोटी बना दिया। उस पार्टी को 2-2 सीट एमपी की देकर बार बार उनका वोट लेते रहे और लास्ट में सन 72 में कह दिया कि हम पैक्ट तब करेंगे जब आप अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ो। तो साथियों, वो आरपीआई के नेता लोभी लालची टाइप के कांग्रेस की बातों में आकर कांग्रेस के गाय बछड़ा के चुनाव पर लड़ गए। चुनाव चिन्ह हाथी खत्म, हमारी पार्टी को खत्म कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। हमारे लोग बिना नेता के, बिना झंडा के, बिना चुनाव चिन्ह के हो गए, बिना पार्टी के हो गए। और कांग्रेस के लोगों ने गरीबों का नाम ले लेकर गरीबों के लिए नारे लगा लगाकर कि कांग्रेस को वोट देंगे तो हम गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, गरीबों के गांव का विकास करेंगे, गरीबों को मकान देंगे, तमाम प्रकार के नारे लगा लगाकर लालची बात कर करके हमारे मोहल्ले और गांव में घुस घुस के इन कांग्रेस के लोगों ने हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, उस समय के लोगों को कांग्रेस का बना लिया और धीमे धीमे करके पूरा समाज, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का हो गया। हमारा कोई नेता नहीं रहा, हमारी कोई पार्टी नहीं रही, हमारा कोई झंडा नहीं रहा, हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं रहा। हम लोग लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे और कांग्रेस हमारे वोटों से 56 साल तक केंद्र में रही, 38 साल तक उत्तर प्रदेश में रही। इस बीच में मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कुम्हेर कांड हो गया, पनवारी कांड हो गया,
हमारे लोगों को थाने चौकी से न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को गांव देहात में मारा पीटा जा रहा है, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मानवर कांसीराम साहब ने यह संकल्प लिया, इस काम को मुझे करना चाहिए। मानवर कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर छोड़ा, शादी नहीं की और पूरे देश के अंदर 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई और नारा लगा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, दलित पिछड़ों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। मानवर कांसीराम साहब के नारों से पूरे देश के अंदर गरीबों में जोश आ गया, गरीब लोग आपस में भाईचारा बनाने लगे, पाल प्रजापति केवट कश्यप जाट और हमारे खटी धोबी कोली वाल्मीकि जाटव और मुस्लिम भाई सब आपस में भाईचारा बनाकर मानवर कांसीराम जिंदाबाद बोलने लगे। मानवर कांसीराम जी की आवाज पूरे देश के अंदर गूंजने लगी और एक समय ऐसा आया कि वह पार्टी एक बड़ी पार्टी बनी। उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार अपनी मुख्यमंत्री बनाई और चौथी बार जब स्पष्ट बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी, शपथ वाले दिन लखनऊ में जब शपथ हुई तो लखनऊ के मंच से गरीब लोगों ने नारे लगा दिए कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो कांग्रेस के लोगों की नींद खराब हो गई, भाजपा के लोगों की नींद खराब हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता, मीडिया के लोग, उद्योगपति सब इकट्ठा हो गए कि भाई ये रिक्शे चलाने वाले लोग, झोंपड़ी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, ये तो राजा बनने की बात कर रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर लिया और कह रहे हैं कि अब दिल्ली की बारी है और इनको नहीं रोका गया तो ये दिल्ली भी आ जाएंगे। उन्होंने प्लान करके हमारी उस दूसरी पार्टी के नेताओं को भी, जैसे पहली पार्टी के नेताओं को लालच में फंसाया, लोभ में फंसाया, ऐसे ही दूसरी पार्टी के नेताओं को भी लोभ लालच में फंसाया। बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा दिए, आय से अधिक संपत्ति के केस लगा दिए, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम झंझटों में फंसा फुसू कर हमारी उस दूसरी पार्टी के नेताओं को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी दूसरी पार्टी भी खत्म होने के कगार पर हो गई। जिस पार्टी के राजस्थान में विधायक हुआ करते थे, जिस पार्टी के मध्य प्रदेश में विधायक हुआ करते थे, जिस पार्टी के उत्तराखंड में, जम्मू में, जिस पार्टी के कर्नाटक में, हरियाणा में, जिस पार्टी के उत्तराखंड में, सभी जगह विधायक और सांसद हुआ करते थे, आज वह पार्टी शून्य हो गई। जब कांग्रेस खराब हुई तो इन लोगों ने जनता पार्टी बना ली, जब जनता पार्टी बदनाम हुई तो ये लोग जनता दल बना के आ गए, जब तीनों पार्टी खराब हो गई, जनता का विश्वास उठ गया तो ये सारे लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। किसी प्रकार से मनु व्यवस्था चलती रहे, मनु का संविधान चलता रहे, इस देश पर हुक्मरान ये चंद मुट्ठीभर लोग बने रहे। वो अपना प्लान बदल लेते हैं, अपना नेता बदल लेते हैं, अपना झंडा बदल लेते हैं, अपनी पार्टी बदल लेते हैं, इस देश की सत्ता में लाने के लिए एकजुट रहते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माता और बहनों, हम लोगों को भी ये करना चाहिए। हमारी पहली पार्टी खराब हुई तो हमको चंद महीनों के अंदर, चंद सालों के अंदर दूसरी पार्टी बना देनी चाहिए थी, लेकिन उस पार्टी को बनाने में 20 साल लगे। अब दूसरी पार्टी खत्म हो रही है तो हमको कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए कि सहारनपुर की मिट्टी में पैदा होकर एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों के लिए 5 साल पहले आजाद समाज पार्टी बना दी और कह दिया, बहुजन समाज के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आजाद समाज पार्टी में आइए, आप मुझे वोट दीजिए, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। आज अकेला चंद्रशेखर एडवोकेट 545 सांसद पार्लियामेंट में हैं। आप देखिए, पार्लियामेंट में कोई दलितों की आवाज बुलंद करता है, पिछड़ों की आवाज बुलंद करता है, मुस्लिम भाइयों की आवाज बुलंद करता है, खिलाड़ियों की आवाज बुलंद करता है, माता बहनों की आवाज बुलंद करता है, किसानों की आवाज बुलंद करता है, होमगार्ड के लिए बोलता है, सिपाहियों के लिए बोलता है, वकीलों के लिए बोलता है। तो एक ही नेता, एक ही सांसद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर 545 सांसदों में अकेले सांसद जो वहां पर हमारे लिए हमारी आवाज बनकर दहाड़ रहे हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है? क्या मां बहन बेटियों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने नेता को मजबूत करें?
मैं समझता हूं आपका कर्तव्य बनता है। जो नेता हमारे लिए संघर्ष करे वो हमारा नेता है। उस नेता के हाथ मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने नेता को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा नेता हिम्मत हार जाएगा। और एक मिनट सोच लो, चंद्रशेखर आजाद आज नहीं होते, भीम आर्मी नहीं होती, आजाद समाज पार्टी नहीं होती, तो मनीषा बहन को हाथरस में 4 लोगों ने बलात्कार किया, मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया, उसकी लड़ाई कौन लड़ते? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एससी एसटी एक्ट को कमजोर कर दिया। उस एक्ट को उन्हें उसी दिशा में बहाल कराने के लिए भीम आर्मी के हमारे नौजवानों ने पूरे देश के अंदर 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया, एक बड़ा आंदोलन किया। हमारे भीम आर्मी के 29 कार्यकर्ता शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया, पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया हमारे हक अधिकारों को देने के लिए। आप लोग सोचिए, भीम आर्मी को आप मजबूत नहीं करेंगे, आजाद समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, आजाद समाज पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य नहीं जिताएंगे, आजाद समाज पार्टी के विधायक नहीं जिताएंगे, आजाद समाज पार्टी के सांसद नहीं जिताएंगे, तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आपके लिए कौन लड़ेगा? ये थानेदार, ये एसपी डीएम उसी की बात मानते हैं जिसकी सरकार होती है, जिसके विधायक होते हैं, जिसके सांसद होते हैं, जिसके मंत्री होते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। आपके गांव में नाली खरंजे का काम, आपके गांव में बिजली पानी देने का काम, आपकी मां बहन बेटियों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन देने का काम सरकार करती है। आप सोचिए, अगर हमारी सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री जी हमारे क्या कहेंगे? इस देश के अंदर बहुजन समाज के जितने बच्चे हाई स्कूल पास हैं उनको सिपाही की नौकरी दी जाए तो हमारे हाई स्कूल बच्चे सिपाही बन जाएंगे। दूसरा आदेश होगा, बहुजन समाज के जो बच्चे हाई स्कूल पास हैं उनको लेखपाल बना दिया जाए, हमारे बच्चे लेखपाल बन जाएंगे। तीसरा आदेश होगा, पूरे देश के अंदर जो सरकार की जमीन है, नगरपालिका, नगर पंचायत की, ग्राम समाज की, उस जमीन में दुकानें बनाई जाए, उन दुकानों को गरीब लोगों में बांट दिया जाए, हमारे लोगों को दुकान मिल जाएगी। और आदेश हो जाएगा कि जो सरकार के स्कूल हैं उन्हीं में डीएम के बच्चे पढ़ेंगे, एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, इंजीनियर के बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े व्यापारी के बच्चे पढ़ेंगे और उन्हीं स्कूलों में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। तो जब ये आदेश हो जाएगा तो सरकार उन स्कूलों की हालत अच्छी कर देगी। उस स्कूल में जब सबके बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल में आज 6,000, 8,000, 10,000 रुपये फीस लगती है। हमारे लोग 100 में से 10% लोग ठीक ठाक हुए हैं, बाकी 90% लोग आज भी मजदूरी करते हैं। एक परिवार में 5-6 बच्चे होते हैं, एक मजदूर 6,000 रुपये, 8,000 रुपये महीने की फीस देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए हमारे बच्चे सरकार के स्कूल में जाते हैं और सरकार ने प्लानिंग कर ली है, इन गरीबों के बच्चों को शिक्षा मत दो, इसलिए उन्होंने कक्षा 5 के स्कूल में 1 टीचर रखा है, कक्षा 8 के स्कूल में 5 टीचर रखे हैं और जो इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनमें उन्होंने कह दिया है प्रिंसिपल से टीचर पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। तो वहां डिग्री कॉलेज के अध्यापक, इंटर कॉलेज के अध्यापक स्टाफ रूम में बैठकर अखबार पढ़ के चाय पी के घर चले जाते हैं, क्लासें नहीं लगती हैं। सरकार के कॉलेजों में क्लासें नहीं लग रही हैं, सरकार के इंटर कॉलेज में क्लास नहीं लग रही है, सरकार के जूनियर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मनुवादी जानते हैं कि इसमें तो गरीब लोग आते हैं, इन गरीबों को हम पढ़ा देंगे, अभी तो ये थोड़े पढ़े हैं तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा पढ़ गए तो ये अधिकार छीन लेंगे। वो उनका काम है, वो हमको पढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के अंदर आगे बढ़े। वो तब होगा जब सरकार हमारी होगी, और सरकार तब बनेगी जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी, और आजाद समाज पार्टी मजबूत तब होगी जब आप जैसे लोग अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, गांव के लोगों को बताएंगे, सबको देख लिया, इस बार आजाद समाज पार्टी को वोट करो, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो, आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करो और अपना वोट दूसरी जगह देकर खराब मत करो।
जब आप लोग अपना वोट आजाद समाज पार्टी को देंगे तो आजाद समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चुनाव हमारा जिला पंचायत का आ रहा है। 1 साल के अंदर जिला पंचायत के चुनाव होंगे। आप मथुरा के अंदर गांव गांव घूमिए, लोगों को जोड़िए, जिला पंचायत के ज्यादा से ज्यादा वार्ड जीतिए। उससे हमारे लोगों का हौसला बढ़ेगा। उसके बाद विधानसभा का चुनाव 27 में होगा। 27 में जब विधानसभा का चुनाव आए तो आप अपने मथुरा जनपद से 1 या 2 सीट ऐसी अभी से तैयार करो, 1 या 2 सीट आपकी आजाद समाज पार्टी की जीत के जाए। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश में 2027 में इतनी सीटें जरूर निकालेंगे कि जो भी सरकार बनेगी उसको हमारी जरूरत पड़ेगी, बिना हमारे विधायकों को सरकार नहीं बनेगी। जैसे सन 93 में किया था मानवर कांशीराम साहब ने कि मुलायम सिंह यादव की 111 सीटें निकली, सरकार नहीं बनी, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के 67 विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि हमारे लोगों को मंत्री बनाओ, हमारे लोगों की बात सुनो, हमारे लोगों के लिए मकान दो, हमारी माता बहनों के लिए पेंशन दो, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार के खजाने से पैसा भिजवाओ कॉलेजों में। तो हमारे लोगों का काम हुआ। तो जो सरकार बने उस सरकार में हमारा सहयोग होना चाहिए। हमारे 40-50 विधायक हर हालत में जीतने चाहिए। ये तब होगा जब हम अभी से जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जनता है, वो हर जिले में 1-2 सीट अभी से चिन्हित करें, उसको गांव गांव जाके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाएं और भाईचारा बना के हर गांव में 4-5 जात के लोग रहते हैं, चारों पांचों जातियों के लोगों को पार्टी से जोड़ें, उनका सम्मान करें, उनको जोड़ें, नए नए लोगों को जोड़ें। जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं उनको तोड़ें, जो लोग दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं उनको जोड़ें। हमारी पार्टी में भाजपा के लोग आएंगे नहीं, मनुवादी लोग। हमारी पार्टी में कांग्रेस के मनुवादी लोग आएंगे नहीं। हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी के मनुवादी लोग आएंगे नहीं। हमारी पार्टी में कौन आएंगे? जो हमारे भाई हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में है, वो इधर आएंगे। उनको लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, किसी का अपमान मत कीजिए। हर व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, 2 बार एमएलसी बना। यदि मैं मेहनत नहीं करता तो मैं कैसे बन जाता? तो कोई भी व्यक्ति चाहे नया हो या पुराना हो, जब तक मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। मेहनत का मतलब है काम भी करो, मेहनत का मतलब है अपना व्यवहार भी अच्छा रखो, अपनी बोली भाषा ठीक रखो। मेहनत का मतलब है अपनी इमेज ठीक रखो, इमेज खराब मत करो, नशेबाज मत बनो, पैसे का लेन देन गरीबों से मत करो। तो जब अच्छा आचरण होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो पार्टी बढ़ती जाएगी। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपनी जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष श्याम प्रकाश जी,